अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर कॉरिडोर्स। मियां साहब ने एहतसाब की बात की और वो जो उनका एहतसाब का बयानिया है, वोट को इज्जत दो का बयानिया है, उसकी गूंज हमें दोबारा सुनाई दी। लेकिन चंद घंटों के अंदर ही लगा ऐसे कि उन्होंने अपना एहतसाब का बयानिया मौखिर कर दिया। अब राना सनाउल्लाह साहब ने भी इसकी तस्दीक की है। उन्होंने कहा है कि ये जो बयानिया है एहतसाब का, ये हमने किसी के ऊपर ये मामला छोड़ा नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले इसहाक डार साहब ने फरमाया था कि अब ये मामला हमने अल्लाह पे छोड़ दिया है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि ये चीज़ें हमने मौखिर की हैं, पोस्टपोन की हैं। जब भी सही वक्त आएगा या मुनासिब वक्त आएगा, हम एहतसाब के बयानिए को लेके फिर आगे चलेंगे। हमने भी ये खबर आपके साथ शेयर की थी कि ये बयानिया ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त नून लीग इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी का एहतसाब कर सके। अवाम के अंदर उनकी कितनी मकबूलियत है वो शादरा के जलसे से बिल्कुल वाजे हो गया। अब नून लीग इंतज़ार कर रही है कि एक दफ़ा वो इक़्तिदार में आ जाएं। जब वो इक़्तिदार में आ जाएंगे तो वो फिर अपने इस बयानिए को सामने लेके आएंगे। माजी में आपको याद होगा कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ मुल्क के सदर थे, उस वक्त की हुकूमत में नून लीग के वुज़रा ने काबीना में शमूलियत भी इख्तियार की, उनसे हलफ भी उठाया। लेकिन जब उनकी अपनी हुकूमत आई तो उसी परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा कर दिया। अब भी इनका यही ख्याल है कि इस वक्त अगरचे कि हमारे ऊपर तनकीद हो रही है, लोग हमारे ऊपर तंज कर रहे हैं कि हम अपने बयानिए से पीछे हट गए, लेकिन एक दफ़ा जब हम इक़्तिदार में आ जाएंगे तो हम दोबारा नजरियाती बन के उस बयानिए को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि हम उस वक्त ताकतवर होंगे और हम अफोर्ड कर सकेंगे कि हम एहतसाब कर सकें। तो ये अब तक की प्लानिंग है। माजी में हम देखते रहे हैं कि चाहे कोई एक्सटेंशन का मामला हो या कोई और मामलात हो, हमेशा नून लीग मामलात को तनाज़ों का शिकार करती है और फिर उससे खुद को नजरियाती जाहिर करने की कोशिश करती रही है। हमने राहिल शरीफ साहब के दौर में देखा कि बार बार ये तनाज़ा उठ के सामने आता रहा कि उनकी एक्सटेंशन का मसला, अगरचे कि DGISPR ने उस ज़माने में खुद कहा था कि जी राहिल शरीफ साहब कोई एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। अब इस दफ़ा फिर नून लीग के कोई ऐसे ही मामलात और इरादे लग रहे हैं और हमारे ज़राए ने 2 दिन पहले तकरीबन हमें ये खबर दी थी और बताया था कि अब ये तय पाया है कि फ़िलहाल, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ की, हम कमज़ोर हैं, पहले इक़्तिदार में आ जाओ। एक दफ़ा जब इक़्तिदार में आ जाएंगे फिर एहतसाब की बात भी होगी और दीगर मामलात के ऊपर चाहे कोई भी मामला उठे उसके ऊपर फिर हम खुद को नजरियाती साबित कर देंगे। दूसरी तरफ नून लीग लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड अगर इस वक्त आप पाकिस्तान में देखें तो अगर किसी को प्लेइंग फील्ड दस्तयाब है तो वो सिर्फ और सिर्फ नून लीग ही लगती है। एक तरफ आप देखें तो मरियम बीबी के जलसे बराह रास्त पाकिस्तान के सरकारी टीवी पे दिखाए जा रहे हैं। आज मरियम औरंगजेब साहिबा और एहसन इकबाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव PTV पे दिखाई गई, जिसमें उन्होंने अपने सियासी मुखालफीन को तनकीद का निशाना बनाया, अपना एजेंडा पेश किया। तो सरकारी वसाइल तमाम तर उनके ज़ेरे इस्तेमाल हैं, तो अब इनको और कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। दूसरी तरफ मुल्क के जो वज़ीर दाखिला हैं जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी अगर गैर कानूनी तौर पर मुकीम है तो उसको 30 दिन के अंदर ये मुल्क छोड़ना पड़ेगा। लेकिन नून लीग के मामले में वो इतने बेबस हैं कि उन्होंने ये बयान दिया कि अगर एक सजा याफ्ता मुजरिम जो अदालतों को मतलूब है वो वापस आता है तो वो गिरफ्तार हो सकता है। उसके ऊपर जो नून लीग का रद्द अमल आया वो किसी ऑपोजिशन की जमात का रद्द अमल नहीं था। लगता ऐसे था कि जैसे मुल्क के मामलात वही चला रहे हैं और मौजूदा वजीर दाखिला को उसके ऊपर अपनी वजाहतें देनी पड़ी। तो ये सूरत हाल है। नून लीग इस वक्त प्लेइंग फील्ड में है और तमाम तर चीज़ें उनके लिए लेवल की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा भी किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साइफर केस की पहली समाअत हुई। इसकी क्या तफसीलात हैं ये हम जानेंगे खान साहब के वकील इंतज़ार पंजोथा से और कुछ दीगर मेहमानों से जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया अपने इंट्रो में, उनके ऊपर भी रोशनी डलवाएंगे। इंतज़ार पंजोथा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का। आज ये जो साइफर वाला मामला है, पहली उसकी एक तरह से समाअत हुई जेल के अंदर। अब तक की जो कार्रवाई, आपको लगता है कि ये इसी तरह जेल में ही समाअत होती रहेगी या फिर खान साहब को अदालत में लाया जाएगा और कैमरे के सामने भी लोग उनको देख सकेंगे? बहुत शुक्रिया आपका जी। इस वक्त की जो उनकी प्लानिंग है उससे तो यही लग रहा है, लेकिन हमने इसको मल्टीपल लेवल्स पे चैलेंज किया। पहले हमने ट्रायल कोर्ट की भी एप्लीकेशन दी, जो एप्लीकेशन जो है उसमें कोई डिसीजन ना आया। फिर उस अदरवाइज़ भी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन के अंदर जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि
गवर्नमेंट की तरफ से एक अजीब रविश देखने को मिल रही है। वो यानी लीगल प्रोसेस जो है उसको स्टॉल करते हैं। वो हर डेट के लिए अलग नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। तो कोर्ट के अंदर आकर स्टेटमेंट देते हैं कि ये नोटिफिकेशन तो एक डेट के लिए था जिसको हम चैलेंज करते हैं, तो उसके बाद फिर एक नई डेट आ जाती है। तो अब ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस को चैलेंज किया है हमने आज एक एप्लीकेशन के थ्रू। ऑल्दो उसके ऊपर फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी। अच्छा, एक क्वेश्चन जो लोग बार बार पूछते हैं कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर आप लोग इतराज़ात भी करते हैं और हर चीज़ चैलेंज भी वहीं पे करते हैं, तो ये जुरिस्डिक्शन का मसला है कि लीगली आप उसके अलावा कहीं और लाहौर हाई कोर्ट या किसी और जगह आप नहीं जा सकते? बिल्कुल जी, ये जुरिस्डिक्शन का मसला है क्योंकि साइफर का जो केस है FIA इस्लामाबाद इसको डील कर रही है, तो इसको सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है। ये जुरिस्डिक्शन हमारी, आप ये कहें कि मजबूरी है या लिमिटेशन है। अगर हमारे पास ऑप्शंस होती तो जाहिर है हम और हाई कोर्ट्स जो हैं उनमें भी चैलेंज करते। जैसे कि आपको मालूम है कि खान साहब के ऊपर जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन और इलेक्शंस के रिलेटेड जो मामलात आते हैं, या इलेक्शन कमीशन जो है, इवन तोशा खाना का जो एक पिटिशन है वो भी लार्जर बेंच लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग और वहाँ पे स्टे भी मिला हुआ है। इसी तरह से इसके अलावा जो उनको चेयरमैन से हटाने की एप्लीकेशन थी वो भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज की गई है। ठीक, तो चीज़ें जो जहाँ पे हमें मिलता है तो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट को स्किप करते हैं, और अदरवाइज जहाँ पे हमें लिमिटेशन है जुरिस्डिक्शन की वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम। अच्छा, ये जो साइफर वाला मामला है, इसमें आप लोगों ने जमानत भी दायर की हुई है, एक तरह से एप्लीकेशन दी हुई है, उस केस की भी इन कैमरा समात होगी या इन कैमरा समात नहीं होगी? उसका तो गालिबन एक फैसला आ गया कि ओपन ट्रायल होगा। तो ये साइफर वाला जो मामला है ये अभी तक यही है कि ये इन कैमरा यानी इसको पब्लिक को एक्सेस नहीं केस के अंदर? देखिए जी, दो चीज़ें हैं, एक ट्रायल है और एक बेल है। जो कानून के अंदर प्रोविज़न है वो ये है कि जब आप एविडेंस रिकॉर्ड करेंगे तो आप इसकी इन कैमरा सेशंस कर सकते हैं, और वो भी जो है वो लिमिटेड हैं। और आपको पहले बताना होगा कि ये इस किस्म का, इस नौइयत का एविडेंस आ रहा है। अब बेल की तरफ आएँ तो बेल एक टेंटेटिव असेसमेंट होती है। बेल के लिए जो डीपर नहीं जाया जाता रिकॉर्ड के अंदर, और एविडेंस जो है उस तरह से नहीं पड़ी जाती। तो इसी के ऊपर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें ये पता चला और अनाउंसमेंट आई कि ये इस बेल की हद तक जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको इन कैमरा की बजाय ओपन कोर्ट हियरिंग जो है वो दी जाएगी। हमारी तो सबसे पहले दिन से यही ख्वाहिश रही है कि इसके ऊपर एक तो कमीशन बने, ताकि सच और झूठ का, जो पहले आपको मालूम है कि कभी साइफर था और वो स्टोरी सारी चलती रही। बड़ी खुशी की बात है कि आज ये फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, और अब देखिए कौम जो है वो सच को देखेगी। इनफैक्ट तो आपको मालूम है कि ये इस केस के अंदर कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ। जो आप पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर आप ये समझते हैं कि उसको किसी भी डेफिनेशन के मुताबिक आप उसको एक जुर्म का नाम दे सकें, या जुर्म की डेफिनेशन के ऊपर पूरा है। बुनियादी तौर पर खान साहब ने अपने हलफ की पासदारी की है। वज़ीर आज़म के हलफ के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, और कि उनके पास ये इख्तियार है कि वो कौन सी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को देंगे और कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है उन्होंने उसको सीक्रेट रखना है। तो ये सबसे बुनियादी और सबसे बड़ा इख्तियार हलफ के अंदर मौजूद है, और आइन ने पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म को ये इख्तियार दिया था और उसी इख्तियार को उन्होंने इस्तेमाल किया था। ठीक है। अच्छा, इस केस के अलावा और भी दीगर मुकदमात में भी आप इमरान खान साहब के वकील हैं। मेरे ख्याल में आप चंद उन शख्सियात में शामिल हैं जिनकी खान साहब से तवातर से मुलाकातें होती रहीं जेल के अंदर भी। तो इस वक्त क्या आपको लगता है कि खान साहब इस केस की वजह से ज़्यादा परेशान है, इस केस के अंदर सज़ा हो सकती है, इसलिए कि आपकी जो लीगल टीम है, आपके साथी, वो इस तरह का तासुर दे रहे हैं कि खदशा ये है कि इस मुकदमे में भी तोशा खाना की तरह सज़ा सुना दी जाएगी? देखिए जी, ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग तो राइटिंग ऑन द वॉल है। राइटिंग ऑन द वॉल से मुराद ये है कि जो कंडक्ट होता है जजेस का, वो आपको बताता है। इसी केस में ज़मानत की जो केस है उसको इतने दिन के लिए ज़मानत, बाय द वे सबसे अर्जेंट मामला होता है जिसे कोर्ट सबसे पहले टेकअप करती है। इवन छुट्टियों के अंदर भी ज़मानतों के लिए अदालतें खुली होती हैं, क्योंकि इसमें किसी शख्स की लिबर्टी का सवाल होता है। इसकी ज़मानत में आपने देखा कि जज साहब जो है वो मुख्तलिफ वजूहात पर, कभी उनकी फैमिली में कोई इशू था और उनके अलावा कोई और जज डेजिग्नेट ही नहीं किया गया था कि उसके जो है वो हेयरिंग दे सकें। तो बेल को इतना लटकाया गया, लेकिन ट्रायल के लिए आप देखिए कि आज से फिर 5 दिन की डेट डाली गई है।
2 दिन पहले चलान आता है और 2 दिन के बाद की डेट मिल जाती है। अब स्टैचूटरी उनके ऊपर जो है लिमिटेशंस हैं जिसको उनको फॉलो करना उनके ऊपर शायद ज़रूरी है, और हमें ये लगता है कि ये स्टार्ट तो कानून के मुताबिक लेंगे, लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जो इनका एक इनको फ्रेम मिला हुआ है उस फ्रेम के मुताबिक ये फैसला जल्दी करेंगे और हमें फिर से हक़ दिफा जो है वो नहीं मिलेगा। अदरवाइज़ जो हमारी सबसे बुनियादी इसके अंदर डिमांड रही है कि इस केस को ओपन हेयरिंग ओपन कोर्ट हेयरिंग मिले ताकि सच जो है वो कौम जान सके। लेकिन अभी तक का जो सारा कंडक्ट है, सबसे मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि इस केस की जिस दिन ज़मानत के ऊपर बहस हो रही थी तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो एविडेंस है, ख़ास तौर पर जो 161 की स्टेटमेंट्स हैं, आज़म खान की स्टेटमेंट पढ़ी जा रही थी। ठीक, तो जज साहब उनको मना कर रहे थे कि आप ये ना पढ़ें, आप ये ना पढ़ें। तो प्रोसिक्यूशन जो है वो, हालांकि ये उनका कंसर्न होना चाहिए था कि कौन सा पार्ट जो है वो सीक्रेट है, उसको पब्लिक नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मज़े की बात यह है कि जज साहब जो है वो प्रोसिक्यूशन के पार्ट पे रोल प्ले कर रहे थे, जिसके ऊपर मैंने ऑब्जेक्शन उठाया। मैंने कहा कि अगर ये खान साहब के अगेंस्ट पढ़ा जा रहा है तो ये मेरा राइट है कि मैं भी जान सकूं कि ये क्या स्टेटमेंट है। लेकिन वो स्टेटमेंट्स भी हमसे छुपाई और एट द एंड ऑफ द डे ये किया गया कि उन पेपर्स को फोल्ड करके जज साहब के सामने रखा गया, जज साहब की डिमांड के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कंडक्ट हमें ये साबित करता है कि ये इसी तरह का एक ट्रायल है जिस तरह का पहले तोशाखाना के अंदर दिया गया, जिसमें ना गवाहों को खान साहब के बुलाने का मौका दिया गया, ना हमारी जो मेंटेनेबिलिटी का सबसे पहला क्वेश्चन था उसको नहीं सुना गया। इस केस के अंदर भी मेंटेनेबिलिटी के बहुत सीरियस क्वेश्चंस हैं जो कानून के मुताबिक हल होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपने आज़म खान साहब का जिक्र किया, बड़े इंपॉर्टेंट गवाह हैं वो इस केस के अंदर। अगर आप माजी में देखें, महमूद मसूद साहब भुट्टो साहब के खिलाफ गवाह थे, और उस दौर के अंदर जब मार्शाल्लाह लगा उनको 2 महीने के लिए गिरफ्तार किया गया, होके वो बाहर आए तो फिर उन्होंने गवाही दी भुट्टो साहब के खिलाफ। और वो फेडरल सिक्योरिटी फोर्स होती थी उस ज़माने में, जो अब FIA है, वो उसके DG थे, तो उन्होंने गवाही दी। वो भुट्टो साहब के साथी थे, उनके नीचे उन्होंने सर्व किया, लेकिन गिरफ्तार हुए, उसके बाद उन्हीं के खिलाफ गवाही दी। तो ये आज़म खान साहब की गवाही, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे खान साहब के, वो भी अभी हमें पता है कि कुछ अर्सा लापता रहे, आगे पीछे निकल गए, और उसके बाद अब उनकी गवाही सामने आ रही है। तो वो कितनी इंपॉर्टेंट या कितनी डैमिंग हो सकती है खान साहब के लिए? देखिए जी, अगर कानून देखा जाए तो आज़म खान साहब की जो स्टेटमेंट या गवाही है इमरान खान साहब के खिलाफ एज एन एविडेंस यूज़ नहीं हो सकती। क्यों यूज़ नहीं हो सकती? क्योंकि वो FIR के मुताबिक एक मुल्ज़म है। सबसे पहले तो उनका रोल जो है वो डिटरमिन करना है, और अगर वो जिसको हम सुल्तानी गवाह या वादा माफ़ गवाह कहते हैं, तो वादा माफ़ गवाह बनने के लिए कानून शहादत के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि उस शख्स को आप गिरफ्तार करके जेल में रखेंगे, और उसके बाद अगर उसका 164 की स्टेटमेंट होती है तो फिर खान साहब को मौका मिलना चाहिए था कि, यानी हमें मौका मिलना था कि हमने उनको क्रॉस एग्जामिन करना उनके सामने करिए। काजी फायज ईसा साहब ने अपने एक फैसले के अंदर ये लिखा हुआ है कि 164 की स्टेटमेंट जो अक्यूज्ड है उसके सामने करवाई जाए। सेटल्ड कानून है ये। काजी फायज ईसा साहब ने इसके ऊपर बड़ी रिमार्केबल जजमेंट दी। उसके अलावा भी इसके ऊपर बहुत सा केस लॉ मौजूद है। तो अगर तो कानून के मुताबिक कोई चीज़ भी हुई तो आज़म खान की स्टेटमेंट का जो है वो कोई इम्पैक्ट या असर जो है वो नहीं पड़ता। मैं आपको जैसे पहले कहा है कि ये साइफर का जो केस और एलिगेशंस हैं इट्सेल्फ इतने अब्सर्ड और रिडिकुलस हैं कि आप इसको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बुनियादी इख्तियार इमरान खान के पास उनके हलफ के मुताबिक ये मौजूद था। उसके बाद चीज़ें तो आगे चलेंगी। सबसे पहले तो आपने आइन को देखना है। आइन के मुताबिक जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल के मुताबिक अवाम इस ताकत का सरचश्मा है, और अवाम ने प्राइम मिनिस्टर को ये इख्तियार दिया है। तो प्राइम मिनिस्टर का जो इख्तियार है, प्राइम मिनिस्टर अगर इस्तेमाल नहीं करेगा तो कौन करेगा? ठीक है। अच्छा, आखिर में अगर आप ब्रीफली मुझे बता सकें कि खान साहब आप अडयाला जेल आ गए, क्या यहाँ पे कम सहूलतें दी गई हैं, सेल उनका छोटा है, और दूसरा आप उनसे अक्सर मिलने जाते हैं तो आपसे वो पूछते नहीं कि यार कब मुझे बाहर निकाल रहे हो, कब मेरी जमानत करवा रहे हो? सबसे पहले तो आखिरी पार्ट का मैं आपको आंसर करूं कि खान साहब, इंटरेस्टिंगली हम सब हैरान होते हैं इस बात पे कि खान साहब इस तरह से, जैसे होता है कि जाते ही आप किसी अपने ट्रस्टवर्दी से मिलते हैं तो आप पूछते हैं कि मेरे केसेस की क्या कंडीशन है। खान साहब ने कभी हमसे अपने केसेस के बारे में, और ख़ास तौर पर यह कि मुझे कब निकाल रहे हैं, ये नहीं पूछा कभी। हम खुद उनको अपडेट देते हैं तो वो सुन लेते हैं, अदरवाइज़ वो तो जनरल पब्लिक के जो इश्यूज़ हैं
अखबार उनको मिलता है एक, वो भी एक 22 किस्म का अखबार है। हमने इंतज़ामिया से कहा कि उनको कोई न्यूट्रल अखबार जो है वो लगा के दें ताकि उनके पास कोई दूसरी साइड की इंफॉर्मेशन भी जा सके। लेकिन उसके अलावा वो अपडेटेड होते हैं हालात हाज़रा के साथ, और हालात हाज़रा के जो अवाम के इशूज़ हैं उनके ऊपर ज़्यादा बात करते हैं। इसके अलावा जो इस वक्त सेल की कंडीशन है, तो वो मैं आपको बताऊं कि इंतहाई अनफॉर्चुनेट है। हमने पिटिशन भी फाइल की है कि खान साहब की जान को ख़तरा है। हम ये समझते हैं कि सिर्फ ये जो जिन कंडीशंस के अंदर उनको रखा जा रहा है वो सेल इंतहाई छोटा है, वो बदबूदार है, और ऐसी हालत में तो शायद आज जानवरों को भी ना रखा जाए। वो इतना छोटा और इतना बदबूदार और थर्ड क्लास जेल का थर्ड क्लास जो है वो सेल है। खान साहब की तरफ से कभी शिकायत नहीं आई। खान साहब से कल भी पूछा गया उनके घर वालों की तरफ से, और खान साहब ने जो है वो उसके ऊपर कोई शिकायत नहीं की। लेकिन हमारी ये ड्यूटी है, ये लीगल उनके जो राइट्स को कौंसल जो हैं और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना हमारा काम है। हम सिर्फ जेल मैनुअल के मुताबिक उनके लिए सहूलियात जो हैं वो कानून के मुताबिक जो हैं, क्योंकि कानून हमारी जंग ही कानून की जंग है। हम ये चाहते हैं कि कानून की हुक्मरानी हो और कानून पर अमल दरामद हो। तो अगर कानून के ऊपर अमल दरामद होगा तो खान साहब के बीइंग पाकिस्तानी सिटीजन और पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंटेरियन होते हुए जो जेल मैनुअल के अंदर उनके हकूक हैं वो उनको मिलने चाहिए। जोधा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हमें ज्वाइन किया है खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादर मंदोखेल साहब ने, नून लीग के सीनियर रहनुमा अली गौहर बलोच साहब ने, और उसके साथ साथ तज्जियाकार मुजम्मल सोहरवर्दी साहब ने भी हमें स्काइप पे ज्वाइन किया। आप तमाम शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपकी इजाज़त से ज़रा मैं बलोच साहब से शुरू करना चाहूँगा। अली साहब, आपकी जमात का एक बयानिया रहा है कि एहतसाब का, मियाँ साहब ने एक बयान दिया हालिया दिनों में भी कि जनाब हम एहतसाब करेंगे, जनरल बाजवा का नाम लिया गया, जनरल फैज़ का नाम लिया गया, फिर लगा ऐसे कि जैसे वो मौखिर कर दिया गया। अब राना सनाउल्लाह साहब ये फरमा रहे हैं कि फ़िलहाल हमने उसको पोस्टपोन कर दिया है। तो क्या आप लोग किसी राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं? आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इक़्तिदार में आएंगे तो फिर उन लोगों के खिलाफ मुकदमात करेंगे? देखिए कादमी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादमी साहब, सूरत हाल ये है कि मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब ने पूरी जिंदगी अपना बयानिया कोई चेंज किया। और जो नवाज शरीफ साहब का स्टैंड है, जो नवाज शरीफ साहब का मतलब है, शुरू से ही एक उनका अपना तरीका और सियासत का एक स्टाइल रहा है। और जाहिर है वक्त के साथ साथ उन्होंने ये भी कई दफ़ा एतराफ़ किया है कि उन्होंने हालात और वाक़यात से बहुत कुछ सीखा है। तो वो एक बात जरूर करते हैं जिस तरह से कि वोट को इज्जत दो वाली बात, फिर जिस तरह से कि जिन लोगों का नाम लिया गया कि जिन लोगों ने 2018 के इलेक्शन को सोबताज किया था, फिर जाहिर है मतलब सहूलतकारी की या इस तरह के मामला चले, और फिर जाहिर है कि वो 21 तारीख को वापस आ रहे हैं। ये असल मकसद यही होता है कि अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है और अगर हम बार बार इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके सिर्फ महज इलेक्शन करवाते हैं, इलेक्शन करवा के आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर यही गलतियां बार बार दोहराई जाती रहेंगी। ठीक, हम सब को मिलकर ये इस चीज़ का एहसास भी होना चाहिए और इस चीज़ का तदारक भी करना चाहिए कि सिर्फ आगे बढ़ना इसका मकसद नहीं है, आगे इस तरह से बढ़ना है कि दोबारा ये गलतियां ना हो। तो जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे, तमाम सियासतदान, कोई स्टेक होल्डर सिर्फ नवाज शरीफ साहब तो नहीं है, यहाँ की स्टैब्लिशमेंट भी स्टेक होल्डर है, यहाँ की सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी स्टेक होल्डर हैं। 2018 2017 में हमने कीमत चुकाई, परवेज मुशर्रफ के जो मार्शल्लाह था वहां पर हमने कीमत चुकाई, कई दफा अपनी हुकूमतें तुड़वाई, सारा कुछ प्रोसेस हुआ, लेकिन वो चीजें बार बार होती रही। आज अगर हम नवाज शरीफ साहब को ये कहते हैं कि वो अपना, उनकी खामोशी का मकसद ये नहीं है कि वो अपने मौकफ से दस्तबरदार हुए, तो फिर मतलब वो जो मैंने अर्ज की है कि सर अगर जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो फिर आप लोग मुकदमात कायम कर सकते हैं, ये आप कह रहे हैं? देखें, इसका अभी बातें जो है कहना, जो मैं एक पार्टी का कारकुन हूँ, कबल वक्त है, ठीक, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त तो जिन हालात में हम घिरे हुए हैं, जो माशी तौर पर हमें चैलेंजेस हैं, जो हमें सियासी इंतशार के चैलेंजेस हैं,
मेरा ख्याल है कि हमें प्रायोरिटी पर पाकिस्तान की मईशत को रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा अली साहब, आप खुद हल्के में हैं, लोगों को मुतहरिक कर रहे हैं, अपने वोटर सपोर्टर को मियाँ साहब का इस्तकबाल भी करना है। दूसरी तरफ जो आपके ही जमात के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब फरमा रहे हैं कि मैं इस्तकबाल का कायल नहीं हूँ, तो फिर तो ये आपकी जॉब मजीद मुश्किल नहीं बना देता जब आप हल्के में जा रहे हैं कि आपके अपने वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि हमें इस तरह इस्तकबाल नहीं करना चाहिए? देखिए अब्बासी साहब के कादमी साहब, आप माशाल्लाह, मुझे तो इस बात की खुशी है कि पहले आप हमारे साथ बैठकर माशाल्लाह आपने बड़ी आला तजिया कारी की। इख्तलाफ राय होना एक अलग बात है, वो आपसे इख्तलाफ हमारा आज भी है, कल भी रहेगा। अगर जाहिर है कि ना हम अपने नजरियात से पीछे हट सकते हैं और हो सकता है आप भी ना हट सकें, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताऊं कि बिल्कुल शाहिद खाकान अब्बासी साहब का आज भी पार्टी में मकाम है। इख्तलाफ राय पार्टी की कुछ पॉलिसीज के ऊपर वो तनकीद करते जरूर नजर आते हैं, लेकिन आज भी नवाज शरीफ साहब को मिल रहे हैं। आज भी नवाज शरीफ साहब की बेगुनाही की ना सिर्फ गवाही देते हैं बल्कि उस पर आपको वो इसरार करते नजर आते हैं कि उन चीजों का अजाला होना चाहिए। वो खुद मैं समझता हूँ कि उनका जो कद है वो पार्टी में काफी इस हद तक ऊंचा, उनकी कुर्बानियां और उनके वक्त और उनकी कमिटमेंट की वजह से। बाकी कुछ पार्टी की पॉलिसी से वो इख्तलाफ करते हैं। अब वो हमारे सीनियर है, मैं तो उनको ये नहीं कह सकता कि वो गलत बात कर रहे हैं या सही बात, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि जिस तरह से आप देखें कि आज भी वो नवाज शरीफ साहब से मतलब कल भी मुलाकात कर रहे थे। मेरे तो बड़े भाई हैं और मैं खुद बहुत कुछ सीखता हूँ अब्बास साहब से जैसे सीनियर से। मेरा ख्याल है कि अगर पार्टी लीडरशिप से आप इख्तलाफ की बातें अंदर बैठ के कर लें, एक पार्टी में होते हुए बाहर इख्तलाफ करना मुनासिब नहीं लगता। ठीक। अच्छा, आखिर में अगर आप ब्रीफली बता सकें कि क्या आप जा रहे हैं किस अक्टूबर को लाहौर, और अब ये प्रोग्राम हतमी शक्ल इख्तियार कर गया ये प्रोग्राम? देखें कादमी साहब, जाहिर है सियासी पार्टीज बड़ी तनकीद करते हैं एक दूसरे के ऊपर, और ये अफसोसनाक बात है कि अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी बंदे इकट्ठे करे कहे तो वो जलसा है, अगर नून लीग के लिए कहे तो वो फिर कहते हैं जी राना साहब टारगेट दे रहे थे, फलां बंदा कह रहा था इतने इतने बंदे लेकर आने। देखें हर पार्टी टारगेट्स देती है, यकीन करें मैं हल्के में घूम रहा हूँ, मैं यहाँ से 20,000 बंदा भी लेकर जाऊं ना, 30,000 भी लेके जाऊं, फिर भी 15-20 हजार बंदा ये इसरार कर रहा होगा कि जी हमें भी लेके जाए। सर फिर तो वो जो दोनों होंडा मोटरसाइकिल हैं वो फिर आपको ही मिलने, वो जो उन्होंने। सर मेरी गुजारिश सुन लें, ये देखें ये बातें आदरा मजाक तो अच्छी लगती, लेकिन असल बात ये है कादमी साहब कि जो पार्टी का वर्कर है उसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो अपनी गाड़ी पे जा सके। वो पार्टी के अहदेदारों को, पार्टी के उन हजरात को जो टिकट होल्डर्स हैं, जाहिर है किसी ने मुल्तान से लाहौर, फैसलाबाद से तो लाहौर करीब है, अब मुल्तान से भी जाएंगे, सादकाबाद से भी जाएंगे, रहीम यार खान से भी लोग जाएंगे, तो उन लोगों को सहूलतें और वसाइल जो है वो प्रोवाइड करने पड़ते हैं, तो फिर ही वो लोग जा सकते हैं। तो जाहिर है इसलिए टारगेट किया गया है। यकीन करें कि मैं इस वक्त भी अपने हल्के में हूँ, लोग बहुत ज्यादा इसरार कर रहे हैं, हमारे पास कन्वेंस और सहूलियात कम है, जाहिर है हम उतने लोगों को ले जा सकते हैं जितने हमारे वसाइल इजाजत। ठीक है। अली गौहर बलोच साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का। एंड कादर मंदोखेल साहब वेलकम, थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, आपने सुनी, उनकी गुफ्तगू भी सुनी, और जिस तरह मैंने उन्हें कहा कि एहतसाब के बयानिए से वो पीछे थोड़े से हटे हैं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि जो ही इक़्तिदार में आएंगे तो दोबारा जो है वो ये एहतसाब की बातें होंगी, और उसी तरीके से क्या पता कोई नया तनाज़ा खड़ा हो जाए, इदारों के साथ टकराव की सिचुएशन हो। आपको लगता है कि ऐसी सूरत हाल होगी? देखिए एहतसाब जो है ये तो होना चाहिए, और एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, उसमें एस्टेब्लिशमेंट का भी होना चाहिए। आप समझते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कल के जो बयानात आए हैं उसमें क्या कमी रह गई है कि उन्होंने स्टार्ट एस्टेब्लिशमेंट, असल में हम सिर्फ फौज को करते हैं। हमारा एक और कॉन्सेप्ट भी बड़ा अजीब हो गया कि जब एस्टेब्लिशमेंट का नाम आएगा तो सिर्फ फौज लोगों के जिम्मे जाएगी, जबकि जुडिशरी, एग्जेक्टिव, फौज, ये सारा मिलकर एस्टेब्लिशमेंट बनता है। तो एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनकी जो कल की स्टेटमेंट है पीछे बचता क्या है, और उन्होंने स्टार्ट तो अपने घर से किया। तो हम आते हैं बात के अक्रॉस द बोर्ड में कोई इस वक्त ऐसा पॉइंट कोई भी नहीं उठा सकता कि सबसे मजबूत इदारा एहतसाब के रास्ते में रुकावट बनेगा या अपने बंदों को एहतसाब से बचाएगा। वो चीज़ क्लियर हो चुकी है, 9 मई के बाद भी क्लियर हो चुकी है, और
दो जो अभी चीज़ें हो रही हैं, कुछ का आपको भी इल्म होगा, बाकी अब आपको इल्म है, और जो उनका एक क्लियर नैरेटिव आ गया तो इसमें भी शक रहता नहीं है। मैं या हम लोग कायल हैं एहतिसाब के अक्रॉस द बोर्ड। ठीक, ये जो ब्रैकेट का एहतिसाब है ना, कुछ पर्सनैलिटीज का नाम लेके, हम इसके कायल नहीं हैं। अक्रॉस द बोर्ड एहतिसाब, और वो पाकिस्तान के लिए, ना जात के लिए और ना पावर में आकर उस एहतिसाब के इदारे को अपने मातहत करके किसी को विक्टिमाइज करने के लिए या अपने केसेस छुड़ाने के लिए। ये रविश रही है जो सारों के ऊपर हम सारों को मालूम है। अब इस रविश को कैसे हम इसका इनकार करें कि नहीं ये होगा ही नहीं। अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो क्या उससे स्टेबिलिटी आएगी या नॉट एट ऑल, नेवर। देखिए ना, आप जिन मरहलों से गुजरते गुजरते आज जिस जगह पर पहुंचे हैं और जो पब्लिक ऑफ पाकिस्तान जिस तरीके से नालां हो चुकी है और जो उसके मसाइल हैं, उनकी डिमांड्स में से एक, जब वो बिल देते हैं ना ये ज्यादा, तो उनकी डिमांड्स में से एक बड़ी डिमांड क्या होती है कि महंगाई खत्म हो और पाकिस्तान में जिन जिन लोगों ने इस मुल्क का नुकसान किया उनका एहतसाब हो। और 2018 के अंदर वोट पड़ने की भी एक पार्टी को यही वजह थी कि दे थॉट के आप पाकिस्तान से गया हुआ पैसा वापस लाएंगे। पैसा तो गया हुआ है, हर पार्टी के अंदर वो लोग मौजूद हैं, हर वॉक ऑफ लाइफ के अंदर वो लोग मौजूद हैं। तो हम कायल हैं एहतिसाब अक्रॉस द बोर्ड के, ब्रैकेट के एहतिसाब के नहीं। ठीक है। अच्छा कादर मंदोखेल साहब, आपने सुना अली गौर बलोच साहब थे हमारे साथ, वो कह रहे थे कि जनाब फिलहाल तो हम ये कोई ऐसी बात नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह की खबरें आ रही हैं। और राना सनाउल्लाह साहब ने खुद भी फरमाया कि अभी फिलहाल हमने पोस्टपोन कर दिया, जब सही वक्त आएगा उस वक्त ये फैसला लिया जा सकता है। और माजी में हमने देखा जब आपकी हुकूमत थी, काबीना में नून लीग भी शामिल थी, जनरल परवेज मुशर्रफ से उन लोगों ने उस वक्त हलफ लिया काबीना का। बाद में जब इक्तदार में आए तो उसी परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा कर दिया। तो आपको लगता है कि अगर ये इक्तदार में आते हैं तो ये इस किस्म का कोई एहतसाब करेंगे? हजरत अली करम रजू का कौल है कि जिस पे एहसान करो उसकी शर से बचो। अब इसी के अंदर जनरल मुशर्रफ की काबिनेट से लेके और यहाँ तक सबका आपके सामने सूरत हाल है, इसी में समझे। नंबर एक बात। दूसरी बात, आपने शाहिद खान अब्बासी साहब की बड़ी दिलचस्प न्यूज़ थी, मैंने भी जो देखी थी कि एक तरफ वो नवाज शरीफ साहब से मिल रहे हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे नई पार्टी की ज़रूरत है, और तीसरी मरतबा वो ये कहते हैं इस्तकबाल की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये शख्स चाहता क्या है, करता क्या है, समझ में नहीं आया। खुद ये मरी का सीट हार गया और उनको खैरात का सीट दे दिए लाहौर से, और वो बातें ऐसे कर रहे हैं जैसे वो बहुत पॉपुलर पार्टी का लीडर हो। दूसरी बात, अगर आप मिफ्ता इस्माइल का ले लें, ये कभी ज़िंदगी में काउंसलर नहीं बना, 2 मरतबा वफाकी वज़ीर ख़जाना बना है, मेरे से हारा है 2 साल पहले, बुरी शिकस्त का ही पूरे PDM का कैंडिडेट तय किया है। वो भी कहते हैं मैं पार्टी बनाऊंगा। तो बात ये होता ना, इनकी बात तो आप छोड़ ही गए। अच्छा, अब दूसरी जो बात आप कर रहे हैं उसमें जो एहतसाब का, यकीनन एहतसाब होना चाहिए। एक अतर काज़मी साहब, मैंने 7-8 महीने एक स्पेशल कमेटी चलाई थी मुलाजमीन की। खुदा की कसम मैं आपको बताऊं, तमाम अदारे तबाह है। एक भी अदारा मुझे आप ऐसा नहीं बता सकते हो जो अपने पाँव पे खड़ा, सबके तबाह। अब तबाह क्यों नहीं होंगे? मेरे एक बिल तक कौमी असम्बली में मैंने कहा जितनी रिटायर्ड लोग हैं, आप आने वाले बच्चों की मुस्तकबिल पे रहम कर ले। बच्चे हमारे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर पढ़ के आते हैं, और ये जो अजदा है, ये जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी है, या जो करप्ट जजेस है जो रिटायरमेंट के बाद भी 20-20 साल से वो अदारों में बैठे हुए हैं। और आपको पता है एक्सटेंशन जब वो मुलाजमीन रखते हैं तो एक्सटेंशन कितने का देते हैं? 1 महीने का, 2 महीने का। खुद 20 साल से बैठे हैं। मैं आपको बताऊं, वफाकी मोतसिब, टैक्स मोतसिब, इंश्योरेंस मोतसिब, और आपका बैंकिंग मोतसिब और सूबाई मोतसिब के अंदर ये ऐसी एक जारादारी लेके बैठे हुए, एक सेक्शन 20 उसके हाथ लगा हुआ है, उसके अंदर तो वो 22 फिर तो देखिए ना कादर मंदोखेल साहब, फिर तो मियां साहब जो कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव का भी एहतसाब होना चाहिए, बात तो फिर वो सही कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं। देखिए, मैं तो असेंबली में शिफ्ट आ रहा हूं। अब मुझे बताओ कि ये जो ब्यूरोक्रेसी रिटायर्ड, हाजिर की तो बात ही छोड़ो, तो बादशाह लोग हैं, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी है, जो रिटायर्ड जजेस है, वो किसी न किसी अदारे का सरबरा बैठा हुआ है। उसमें तो आपको सर जनरल भी शामिल है, रिटायर्ड जनरल। अब सवाल ये इन अजदाओं से, इन करप्ट लोगों से जिनका दिमाग खराब है, आपको पता हो सिंध में एक IG, रिटायर्ड IG को 1-1 महीने के एक्सटेंशन दे रहे हैं। अब आप बदमाशी तो देख ले,
वफाकी मोतसिब अदारे का एक साबिक आईजी उसके पास काम जो कर रहे हैं एक महीने के एक्सटेंशन पे, ठीक, गो कि मैं एक्सटेंशन के भी खिलाफ हूँ, एक महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे उसको रखा हुआ है। आप मुझे बताओ, इस तरह के लोग जो अदारों को तबाह करके बैठे हुए हैं, खुद वो फिरौन बन के बैठे हुए, जैसे अदारे नहीं उनकी बाप की अदारे, और वो करोड़ों रुपए कर रहे हैं और पूरे दुनिया के चक्कर लगा रहे हैं, अमेरिका के और रूस के। और आप मुझे बताओ कारदगी क्या है उनका? जीरो। भाई आप पैरेलल जुडिशरी के तौर पे काम कर रहे हो, आप तो ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेंगे। आपने 17 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड तक वो डायरेक्ट उसके पास अख्तियार रखते हैं। तो मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, भीख मांग मांग के हम थक गए, शर्म खुदा की कसम मुझे आ रही है। उसमें हमारे अफगानिस्तान जो कि पहाड़ के रहने वाले थे, वो एक हुकूमत को उन्होंने संभाली है। आज उनकी 4.5 हमारा 1 रुपए, हमारा 4.5 रुपए और अफगानी 1, और पिछले सालों में एक पाकिस्तानी 800 अफगानी के बराबर था। ठीक है, चले मैं इस मामले पे आते हैं, तारकीन वतन के ऊपर भी बात करेंगे। ये अफगानिस्तान वाला मसला, इस हवाले से भी हुकूमत ने एक वाज़े लाइन ली है, इस निगरान हुकूमत ने, उसके ऊपर भी हम आते हैं। लेकिन मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, मियाँ साहब की जानिब से एहतसाब की बात होती है और लेवल प्लेइंग फील्ड की नून लीग की जानिब से बात होती है। हमने देखा कि शादरा में जो जलसा था या कॉर्नर मीटिंग थी, उसको बराह रास्त दिखाया गया PTV पे। आज एहसन इकबाल साहब और मरियम औरंगजेब साहिबा बैठी हुई थी, बराह रास्त उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस PTV पे दिखाई जा रही थी। हमारे वज़ीर दाखिला अगर ये कह दें कि अगर एक सजा याफ्ता शख्सियत आती है तो वो गिरफ्तार हो सकती है, उसके ऊपर जिस तरीके से नून लीग ने बिहेव किया, मौजूदा वज़ीर दाखिला को वजाहत जारी करनी पड़ी। तो लगता है इस तरह के तमाम तर सरकारी वसाइल और पूरी प्लेइंग फील्ड ही इस वक्त नून लीग के पास है, फिर उनको तो कोई गिला शिकवा नहीं करना चाहिए। आज अलीमा खान भी लाइव चली हैं, आज असद उमर भी लाइव चले हैं, यहाँ तो नईम पंजोता भी लाइव चलते हैं, शुएब शाहीन भी लाइव चलते हैं, सलमान सफदर भी लाइव चलते हैं। तो इसमें कसूर की क्या बात है? अगर बाकी सारी पीटीआई छोड़कर भाग गई है तो वो अपने लीडरों को जबरदस्ती निकाल दें कि सर PTV पे तो नहीं चलते ना वो सारे लाइव, ये PTV पे लाइव चलते हैं। PTV पे भी सब सियासी जमातें, निगरान हुकूमत है, सब सियासी जमातें लाइव चलेंगी, चलनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन का वक्त चलनी तो चाहिए। गवर्नमेंट है, आप मेरी बात समझिए। JUI भी चल रही है, पीपल्स पार्टी भी चल रही है, अभी मैं देख रहा था शर्जील साहब भी चल रहे थे PTV पे। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, अगर आपके अंदर कोई PTI के लिए दर्द है तो वो तो पूरी पार्टी खत्म हो गई है, उनका 150 बंदा उनको छोड़ के भाग गया, तो अब बात करने वाला कोई नहीं है, तो उसमें दूसरी पार्टियों का क्या? आपको बुलाया ना सर, मुझे पता था आप आएंगे तो उनके तरफ से बोलेंगे, आवाज उठाएंगे नाइंसाफियों के खिलाफ। मतलब है कि पहली बार हुआ है किसी पूरी सियासी जमात ने अपने लीडर को बैक वक्त डिसोन किया है। वो क्या कहते हैं, उधर से कराची से लेके पेशावर तक बैक जुबान पूरी पार्टी। अच्छा, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन ले लीजिए उनके मुजम्मिल साहब, माजी में मिसाल जी क्वेश्चन ले लीजिए, फिर आप इसका साथ ही जवाब दे दीजिएगा। देखिए दौर में भी कभी पार्टी के लीडर्स ने अपने लीडर को, भुट्टो को भी लोगों ने ऐसे नहीं छोड़ा, मुशर्रफ के मार्शला में भी लोगों ने नवाज शरीफ को ऐसे नहीं छोड़ा, इसलिए कि नवाज शरीफ साहब ने मौका ही नहीं दिया ना, वो खुद छोड़ के जदा चले गए थे, लोग किधर छोड़ते, तो मियां साहब तो खुद ही नहीं थे ठहरते। मसला ये है कि शाह महमूद कुरैशी जो वाइस चेयरमैन है वो जेल में, मियां महमूद रशीद जेल में है, एजाज चौधरी जेल में है, यास्मीन राशिद साहिबा जेल में है, आलिया हमजा मलिक जेल में है, फरक हबीब लापता हो गया है, उस्मान डार लापता हो गया है। छोड़ के तो देखें गिने चुने लोग छोड़ के गए, जमात तो उनके साथ खड़ी और आज भी वो इंतखाब की बात कर रहे हैं। आप गलत बात करें, गिने चुने लोग जेल में हैं और सैकड़ों लोग छोड़ के गए हैं। आप लिस्ट निकाल लें छोड़ने वालों की और जेल वालों की, 1:10 की रेशियो है। ठीक, छोड़ के तो पार्टी गई है, 297 टिकटें थी पंजाब की, 270 छोड़ के गए हैं MPs, तो मेरा मतलब है जेल में तो 15 हैं, 270 तो छोड़ के गए हैं टिकट होल्डर। तो फिर भी वो तो अभी भी इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है। नून लीग क्यों इल्तवा चाहती है? मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं ना कि इतनी कमजोरी के बावजूद जो है दूसरी जो जमातें हैं वो क्यों इंतखाबात के हवाले से थोड़ी सी हिचकिचाहट का शिकार है? कोई हिचकिचाहट का शिकार नहीं है। इंतखाबात आइन के तहत होने हैं और आइन ने जो तारीख दी है उसके मुताबिक होने हैं। ये तो 2017 में जब मरदमशुमारी हुई थी तो वो मरदमशुमारी एक सनसेट क्लॉज के तहत पार्लियामेंट ने कबूल की थी कि अगला इलेक्शन इस मरदमशुमारी पर नहीं होगा, ये वाहिद सिर्फ एक इलेक्शन होगा। 2018 में एक हुकूमत आई, उसको पता था कि अगला इलेक्शन नई मरदमशुमारी पे होना है, उसने 22 तक मरदमशुमारी नहीं कराई,
वो ईवीएम के चक्कर में पड़ी रही, ओवरसीज के वोट पड़ी रही। उसको नहीं पता था कि जब तक मर्दमशुमारी नहीं कराएगी मुल्क में अगला इंतखाब नहीं हो सकता। पार्लियामानी अमेंडमेंट मौजूद है सनसेट क्लॉज के तहत। अच्छा, आपको 2020 में उस हुकूमत ने ये तय किया सीसीआई में कि हम डिजिटल कराएंगे, कराई नहीं। जिन्होंने 16 महीने के लिए आके करा दी है ताकि इलेक्शन हो सके, वो आपके नजदीक मुजरिम है। बिल्कुल, आपकी सारी बातें मान ली। सिर्फ मैं आपकी एक राय जो लेना चाह रहा हूं कि आपको नहीं लगता कि लग रहा है ऐसे है कि बज़ाहिर नून लीग इस वक्त किंग्स पार्टी है, वो फेवरेट है, क्योंकि बिलावल साहब भी शिकायत करते हैं, दीगर जमातें भी शिकायत करती, कहीं ना कहीं आपको भी शक नहीं पड़ता कि थोड़ा सा उनको फेवर दिया जा रहा है? नहीं, फेवर नहीं दिया जा रहा। बाकी जमात, उनके हरीफों की सियासी हमाकतों के नतीजे में उनको फायदा हुआ है। ठीक, सबसे बड़ा उनका पंजाब में मद्दे मुकाबल पीपल पार्टी तो कभी थी ही नहीं। 13 में पीपल पार्टी की 18 में कितनी सीट थी? मद्दे मुकाबल तो पीटीआई और नून का मुकाबला है ना आपस में पंजाब में। तो अगर पीटीआई ने को नवाज शरीफ ने कहा है पंजाब की हुकूमत तोड़ दो, नवाज शरीफ ने कहा है 9 मई कर दो, नवाज शरीफ ने कहा है साइफर लड़ाओ, नवाज शरीफ ने कहा है घड़ियां बेच दो, अपनी हमाकतों से किसी नतीजे पर पहुंच गए हैं और उसका फायदा नवाज शरीफ को हो रहा है, तो आप वो क्या कहें? ठीक है, मैंने ये फायदा अच्छा, नहीं तो लेना बुनियादी तौर पे आप ये कह रहे हैं कि सियासी माहौल ऐसा बन गया है जिसमें नून लीग अपनी सियासत इस्तेमाल करके, सियासी दाव पेच का इस्तेमाल करके वो अपने आप के लिए या अपनी जमात के लिए वो राहें निकाल रहे हैं। मियां साहब, एक नई जमात बनने की बातें हो रही हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब ने इस हवाले से दोबारा एक बयान दिया है, उसकी क्या तफसीलात हैं, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। रोकड़ी साहब, अभी बात हो रही है नई जमातों की भी बात हो रही है, मैं उसके ऊपर भी आता हूँ, लेकिन जो भी जमात चाहे नई बनेगी या पुरानी जमातें, जाना उन्होंने इंतखाबात में है। आपको जनवरी में इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं? इलेक्शन, क्योंकि स्केड्यूल जो है वो इलेक्शन कमीशन ने एक हफ्ता दे दिया जी। अब मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि क्या इलेक्शन होना चाहिए, मेरा तो ये आर्गूमेंट रहता है। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो पॉलिटिकल आदमी है, उसके लिए इलेक्शन को इशू नहीं होता, वो कोई भी हालात हों, क्योंकि उसका सबसे मेन चीज ही इलेक्शन है। 5 इलेक्शन लड़ रहे होंगे, 5 के 5 कह रहे होंगे कि मैं जीत रहा हूं, तो वो इलेक्शन उनके लिए कोई घबराने वाली चीज नहीं है। जैसे आपके लिए कोई शो आके कंडक्ट करना, कोई भी हालत हो तो आप अपना शो कंडक्ट कर लेंगे। यहाँ पे पॉलिटिकल आदमी इलेक्शन से भागता नहीं है। मेरा ये सवाल है कि जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं और जिस तरीके के साथ, एक बड़े तरीके के साथ हमने तमाम उन इदारों को कि जिन्होंने इलेक्शन कराना है, आपने उनको एक पूरी पब्लिक के अंदर कंट्रोवर्शियल डिक्लेयर कर दिया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नंबर 1 आ गया। जिस सिक्योरिटी इदारों ने कल आपके इलेक्शन को हैंडल करना है, यानी जो बंदों ने आके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लगने हैं, जुडिशियल सिस्टम, हर किसी को एक कंट्रोवर्शियल डिक्लेयर करने की एक बड़ी मुहिम चली है और उसमें हर किसी ने अपने अपने हिसाब से हिस्सा डाला है। अब आपने इलेक्शन जिनसे कराना है, आप उनके ऊपर मुकम्मल एतमाद कहते हैं, हमें इस पर एतमाद नहीं है। एक चीज, इलेक्शन वाला दिन कौन मैनेज करेगा, कैसे मैनेज होगा? जो पोलराइज्ड इस वक्त सिस्टम खड़ा हुआ है, पार्टीज फोकस्ड हैं अपने अपने सेफ एरियाज में, कोई सिंध पे फोकस्ड है, कोई पंजाब पे फोकस्ड है, लेकिन बलूचिस्तान को और केपी को नज़रअंदाज करके सिंध और बलूचिस्तान पे फोकस नहीं किया जा सकता। ये मैं समझता हूँ। मुझे आपकी बातों से ये तासुर मिल रहा है कि हालात ऐसे नहीं है कि इलेक्शन मैं तो कह रहा हूँ हालात नहीं है ऐसे। आपकी इकोनॉमी, आपके पब्लिक की पल्स, आप आज चले जाएं, कोई सियासी ये भी नहीं कहेगा कि जी मैं कमजोर हूँ। भाई हम कमजोर नहीं होता। आप लोगों के पास जाएं कि लोग क्या चाहते हैं। अभी मैं 10-12 दिन रह के आ रहा हूँ इसी इलेक्शन के सिलसिले में रह के, लोगों को प्रैक्टिकली तमाम से दे आर फेड अप। जो 18 वाली उम्मीद थी, उम्मीद भी पहुंच गई उस खड्डे के अंदर की, उम्मीद भी गई। अब बच गया, अब तमाम के तमाम इमोशनली जो हैं वो फेड अप हैं फ्रॉम ऑल ऑफ अस, जो पॉलिटिकल लोग हैं। उनका इशू क्या है? उनका इशू है महंगाई। उनका इशू क्या है? उनका इशू है कि वो हर किसी तो वो सर इलेक्टेड हुकूमत आएगी तो सर मेरी गुजारिश सुने ना, मेरी गुजारिश सुने। ये जो 3 महीने के अंदर मैयर्स लिए हैं ना,
ना आपने लिए हैं, ना मैंने लिए हैं, ना किसी और ने लिए हैं। लोगों को पता है कि मैयर्स कैसे लिए जा रहे हैं और हालात कैसे बेहतर हो रहे हैं। जो डॉलर नीचे आई है तो आर्मी चीफ ने इनिशिएटिव लिया। सर वही कह रहा हूं ना, पता है ना सारों को, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता। मैं इस चीज का कायल हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये भी विक्टिम बन गई हैं, ठीक, और पॉलिटिकल पार्टीज भी कुछ लोगों के हाथों के अंदर कैद हो गई हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को भी जिस तरीके से इलेक्शन में आना चाहिए नेशनल लेवल पर, वो नहीं आ पा, ठीक है। और एक एहतिसाब बहुत जरूरी है इस पाकिस्तान के लिए, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज भी साफ शफाफ होके, साफ शफाफ चेहरों के साथ साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ जाएं। ठीक है, मैं ये कहता हूं और मैं कन्विंस्ड हूं कि पब्लिक ऑफ पाकिस्तान की भी यही डिमांड है। ठीक है, ठीक है। अच्छा कादर मंदोखेल साहब, इस वक्त ऑब्वियसली इलेक्शंस के हवाले से भी इस तरह की बातें आ रही हैं, इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं। कोई ये कहता है कि जी जनवरी में हालात ठीक नहीं होंगे, सर्दियां होंगी, कुछ इलाकों में आप उस तरीके से पोलिंग नहीं करवा सकते। तो क्या आपकी जमात इस पे बिल्कुल क्लियर है कि अगर जनवरी में इलेक्शंस नहीं होते तो आप उसके ऊपर आवाज भी उठाएंगे, अदालत में भी जाएंगे, एहतजाज भी करेंगे? बिल्कुल। मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले ऐलान कर चुका है, और बदकिस्मती है बल्कि हो रही है कि 6 नवंबर लास्ट डेट है, जो 90 डेज पूरे होने वाले हैं। और मैं अभी सुन रहा था रोकड़ी साहब को, रोकड़ी साहब तो बता तो रहते कि महंगाई है, कोई शक नहीं, ये सारी बातों का मैं भी इत्तफाक करता हूँ, मगर उनकी बातों से मुझे ये लग रहा था कि कोई जमहूरी हुकूमत नहीं हो, कोई इलेक्शन नहीं हो, बल्कि ये निगरानी बेहतर है, क्योंकि ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो मेरे भाई, मैं थोड़ी हद तक तो आपसे इत्तफाक करता हूँ, क्योंकि निगरान जो होता है ना, उनको कोई फिक्र नहीं होती है आवाम की। वो उन्होंने जो 57 रुपीज़ पेट्रोल बढ़ा दिए, उनको कोई परवाह नहीं था, किसी ने इलेक्शन थोड़ी लड़ना है। जो बैठे हुए वज़ीर आज़म या वज़ीर दाखिला, दूसरे तीसरे, कुछ तो ब्यूरोक्रेट है और कुछ सेनेटर है जो कभी इलेक्शन को, उसको पता ही नहीं इलेक्शन क्या होता है। तो भाई आप हम लोगों से पूछे, बाकी जो लोग जो MNA MP रह चुके हैं या कैंडिडेट रह चुके हैं, वो आवाम के पल्स पे उनका हाथ होता है, वो आवाम के सारी गालियां बुरा भला सब सुनते हैं, आपको परवाह नहीं, आप जो मर्जी कर दे। इस बात का मतलब ये नहीं। और फिर आप मुझे बताओ, क्या आपको इसी तरह निगरानों के रहम करम पे पाकिस्तान को IMF छोड़ेगा, आलमी दुनिया छोड़ेगा? उनका तो सबको मुतालबा इलेक्शन करा है। और मैं ये सवाल करता हूँ, थोड़ी देर पहले जो मुजम्मिल साहब फरमा रहे थे कि ये सारी सियासी पार्टियों का या जो भी हरकतों की वजह से, क्या नवाज शरीफ अपनी हरकतों से कितने मरतबा जो है पाकिस्तान से बाहर जा चुका है? क्या उसको किसी ने बेदखल किए? वो जो खुद अपनी हरकतों की वजह से वो बेदखल हुए। और मैं वकील आपको बताना चाह रहा हूँ, अपील का टाइम होता है 1 महीना, 1 महीने से 1 दिन बढ़ जाता है ना, तो हमें दुनिया की सारी दुकानें जो है ना, वो किताबें जो है ना, जोड़ के जज साहब के माइलॉर्ड के सामने पेश करने पड़ते हैं कि माइलॉर्ड वो इस वजह से लेट हो गया, मैं कॉपी निकाल रहा था, मैं सर्टिफाइड निकाला था, फिर भी माइलॉर्ड की मर्जी है को एक्सेप्ट करे नहीं करे। और यहाँ तो माइलॉर्ड 6.5 साल के बाद उसकी अपील मंजूर करके सऊदी अरब से आके मंजूर भी होता है। और अब शायद कोई और माइलॉर्ड जो है ना, उसको 4 साल बाद उसकी 1 महीने के बजाय वो अपील मंजूर भी करे, शायद वो जलसा भी करे या बेल से पहले जलसा पे चले। तो भाई ये सारी जो पाकिस्तान में ये आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी खुतबा में जो क्लियर कहा गया, काले को गोरे पे, गोरे के काले पे कोई फौकियत हासिल नहीं है। कहां गई हमारी दीन, कहां गई हमारी जमहूरियत, कहां गई हमारे इल्म? बात यह है कि बंदा अपने गिरबान में देख के फिर बात करे। करतूत तो सबसे ज्यादा नून लिखे है, क्या था, कहां से आए थे, कहां से गए, और फिर ये पूरे पाकिस्तान में हमारे जूते घिस के अदालतों के चक्कर लगाते लगाते और ये आ जाता है, कोई पता ही नहीं है, जहाज में बैठ के चला जाता है सऊदी अरब, कोई जेल भी टूट जाता है, वो भी जाता है, सब चीज हो जाता है। सवाल ये है, सबसे बेहतरीन हल है आप इलेक्शन कराओ, बार बार कराओ। बार बार कराने से क्या होता है, रिफाइन से लोग निकलते हैं, उम्मीदवार निकलते हैं। एक उम्मीदवार काम नहीं करते, अगले को आवाम चांस देते, अगले को नहीं, अगले को चांस देते। ठीक है, मैं जरा मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब से भी उनकी टेक लेना चाहूंगा इस पे। मुजम्मिल साहब, यहाँ पे तासुर ये है कि नून लीग इस वक्त फेवरेट जमात है, माजी में भी अदालतों से उनको रिलीफ मिलता रहा, इस वक्त भी मियाँ साहब 4 साल से लंदन में बैठे हुए और कोई किसी को फिक्र ही नहीं है कि उनको जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। यहाँ इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं, किस कानून के तहत वो आएंगे और जलसे से खिताब करेंगे। अब तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि PTV वो जलसा लाइव दिखाएगा। तो सर फिर ये तो गिला शिकवा ठीक है ना पीपल्स पार्टी का कि नून लीग फेवरेट है और उन लोगों के लिए जो है वो जमीन तंग की जा रही है। मुझे क्या उन पर कोई केस बन गया है?
उनको किसी सियासी एक्टिविटी से रोका गया है। अगर नून लीग के पास बेहतर सियासी हिकमत अमली है पीपल्स पार्टी से, तो अगर पंजाब में लोगों ने आईपीपी में जाना कबूल किया है और वो पीपल पार्टी ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं हुए, तो वो नून लीग का कसूर है। अगर बाप पार्टी का टूटा हुआ धड़ा नून लीग के साथ आ गया है और उसने सरदार और पीपल्स पार्टी के साथ जाना मुनासिब नहीं समझा, तो ये नून लीग का कसूर है। अगर परवेज बलूचिस्तान में सारे पीपल्स पार्टी में आ गए, अगर परवेज खट्टक ने बात पूरी कर लेने दें, अगर परवेज खट्टक ने नई पार्टी चाहिए पीपल्स पार्टी जाना मुनासिब समझा, ये मैं आता हूँ कादिर साहब, मैं आता हूँ आपके पास, मुजम्मिल साहब जरा बात कंप्लीट कर सामने रखता हूं कि आप ये देखें कि अगर आईपीपी पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लेती, अगर परवेज खट्टक पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लेते, अगर जाम कमाल पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लेते, तो आज पॉलिटिकली पीपल्स पार्टी कहां खड़ी होती? आसिफ जरदारी साहब ने कोशिश की, नून ने भी कोशिश की। नहीं सर, उधर गिला ये है ना कि किसी और ने शामिल नहीं होने दिया, किसी और ने रास्ते बंद किए। नाकाम हो गई है तो ये दूसरे का कसूर कैसे हो गया? ठीक, अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें नई जमातों के हवाले से तो ले ले। मैं लेता हूं, मैं जवाब लूंगा आपका। बलूचिस्तान का हवाले से कौन सी आफत आ गई है, कौन सी पीपल्स पार्टी की नाकाम पॉलिसी आ गई है कि एक हफ्ता पहले ये सारे बाप पार्टी पीपल्स पार्टी में चल रहे थे और एक हफ्ते बाद नून लीग में, इसका भी तो बता देना जरा। जी, मतलब आप कह रहे हैं कि किसी ने उनको कहा और इस वजह से वो नून लीग में शामिल हो गए? जी जी बिल्कुल। और अच्छा, दूसरी बात यह कि देखें नई पार्टीज के ऊपर एतराज तो हो रहा है, पर अब जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, नून लीग के वो वजीर आजम रह चुके हैं और वो भी ये कह रहे हैं वक्त की ज़रूरत है कि नई जमात बनाई जाए। मुजम्मिल साहब, पुरानी जमातें नाकाम हो, तो जब एक मुल्क का साबिक वजीर आजम ये कह रहा है तो फिर इसका मतलब है कि जो IPP बनी है उनके ऊपर एतराज़ तो फिर जो है वो जायज़ नहीं है, जब साबिक वजीर आजम खुद कह रहा है कि नई जमातें बननी चाहिए। सवाए पीपल्स पार्टी के, ठीक है, सवाए PTI पार्लियामेंटेरियन पे किसी को इतराज नहीं है, सवाए पीपल्स पार्टी के। बाप पार्टी के एक हिस्से को किसी के साथ जाने पे किसी को इतराज नहीं है, सवाए पीपल्स पार्टी के। शाहिद खाकान भी नई पार्टी बना लें, उस पर किसी को कोई इतराज नहीं है, किसी ने रोका है उनको। जितनी गुफ्तगू शाहिद खाकान ने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ पिछले 1 साल में की है, अगर वो PTI में होते और उन्होंने इतनी गुफ्तगू इमरान खान के खिलाफ की होती, तो क्या इमरान खान उनको जमान पार्क मिलने का टाइम देते? अगर इतनी गुफ्तगू किसी ने आसिफ जरदारी और बिलावल के खिलाफ की होती, तो क्या आसिफ जरदारी उन्हें मिलने का टाइम देते? नवाज शरीफ ने उन्होंने बाहर निकल के भी कहा मैं इस्तकबाल का कायल नहीं, लेकिन अंदर नवाज शरीफ। अच्छा, उसमें मुजम्मिल साहब देखें ना, उसमें शाहिद साहब अकेले नहीं है सर, शाहिद साहब अकेले नहीं है, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब भी हैं, तमाम ये जो सीनियर शख्सियात हैं वो इसके ऊपर गिला शिकवा करती हैं कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है जमात में। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी फैज़याब रहे हैं 4 साल सेनेट में, तो आगे टिकट का उन्हें कोई इम्कान नहीं है। शाहिद खाकान साहब को भी आगे टिकट का कोई इम्कान नहीं है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर के पास को पीपल्स पार्टी ने सेनेट से रिज़ाइन करा लिया। मिफ्ता इस्माइल साहब को, ये सब कोई ऐसा नहीं है कि वो अपनी सियासी जमात में बहुत खुश बैठा था और उसने बड़ी इज्जत से वो सियासी जमात छोड़ के, ये अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी से आउटस्टेड लोग हैं और उनके लिए रास्ता एक नई सियासी जमात है, ये उनका राइट है पॉलिटिकल, वो बना लें। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि शाहिद खाकान अब्बासी को वजीर आजम नहीं बनाया तो वो नाराज हैं। आप बार बार उनको साबिक वजीर आजम, आप ये समझें कि वो 2022 में वजीर आजम के उम्मीदवार थे, वो कैंडिडेट थे, वो नहीं बन सके और शहबाज शरीफ बन गए तो उनको गुस्सा है। ठीक है, इस वजह से मैं जरा रोकड़ी साहब से भी नई जमातों के ऊपर बात करूंगा। दूसरा मैं ये यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगा कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी उनकी क़यादत ने बड़ी कुर्बानियां दी। जरदारी साहब सबसे ज्यादा जेल में रहे, ना वो डील करके कहीं गए ना वो कहीं भागे, उन्होंने भी बड़ी यहाँ पे जो है मुश्किलात झेली और जमात को फ्रंट से लीड किया। तो अगर वो कोई गिला शिकवा करते हैं निज़ाम के ऊपर तो मेरे ख्याल में उनका बनता है, वो तो फिर करेंगे कि जनाब इनको हमारे साथ शामिल होना चाहिए था और शायद किसी कुव्वत ने शामिल नहीं होने दिया। अच्छा सर, आपकी जमात पे भी एतराज़ आता है कि शायद जो है आप लोगों ने पीपल्स पार्टी का रास्ता रोका, अभी भी आप यहाँ पे ये गुफ्तगू सुन रहे थे। और दूसरा ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब फरमा रहे हैं, साबिक वज़ीर आज़म है, कि यार नई जमातों की हमें ज़रूरत है, तो आप समझते हैं कि सर ज़रूरत है नई जमातों की और गुंजाइश है सिस्टम में? 2 सवाल सर, क्या आपने पीपल्स पार्टी का रास्ता रोका IPP ने? नहीं। 9 मई का किसी को मालूम तो नहीं था ना, सिर्फ उस करने वाले को, वो जो अटक जेल के अंदर है और बाकी जो उसके साथ लोग थे। 9 मई तो उसने किया।
9 मई के बाद, अच्छा, 2 किस्म के लोग हैं। एक हमारे जैसे लोग हैं जो कि 1 साल 1.5 साल पहले हमने ऑब्जेक्शंस की उस पार्टी के अंदर कि ये चीज़ गलत हो रही है, आप ये काम ना करें, ये रविश गलत है। हम जैसे लोगों को पार्टी से निकाल दिया गया। अब जब हम पार्टी से निकले और 9 मई तक हम भी तो मैदान के अंदर फिरते रहे ना, तो मैं पीपल्स पार्टी से अक्सर कई दफ़ा दोस्तों से ये कहता हूं कि पीपल्स पार्टी के पास बहुत अच्छा चांस था एक टाइम पहले पंजाब के अंदर आके अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट को शुरू करना। और अगर ये शुरू करते, यानी पिछले साल जब ये पावर में आए थे और ये पंजाब के अंदर अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट को शुरू करते, और इवन केपी का इलाका जो डेरा इस्माइल खान का, जो हमारा जो इलाका मियाँ वाली जो साथ टांक है, ये करक का इलाका, तो पीपल्स पार्टी को काफी कामयाबियां मिलनी थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने नहीं किया, इनकी अपनी को चाहिए। अच्छा, दूसरा ये नई पार्टी, नई पार्टी बनेगी, हम चाहें ना चाहें, एक नई पार्टी ने बनना है। वजह उसकी क्या है जी? जो लोग हैं वो तमाम तंग हैं। हम तमाम पुरानी जितने भी लोग पार्टीज के अंदर, जितने भी लोग मौजूद हैं ना, उनके अंदर लोग तंग हैं। अभी एक बात हुई टिकट्स की कि टिकट्स किसको मिलते हैं। आप सर्वे कर लें, टिकट उन्हीं 2-4 आदमियों को मिलेंगे जो पिछले 30 साल से एक पार्टी के साथ मुंसलिक है। पार्टी अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि उनको टिकट ना दे। 30-30 साल, 15-15 साल, 20-20 साल से वो लोग हैं। वालिद गया, बेटा आ गया। पार्टीज कमजोर हैं, लोग मजबूत हैं। ठीक, पार्टी जो स्ट्रक्चर है बाय इटसेल्फ कमजोर है, पर्सनैलिटीज मजबूत हैं, वो पार्टी को डिसीजन लेने ही नहीं देती। उसकी वजह यह है कि पार्टीज ने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मजबूत होने ही नहीं दिया। पॉलिटिकली जो इकाई थी इलेक्शंस की, उसको वाइप आउट रखा। जब उसको मजबूत तो फिर आप समझते हैं नई जो पार्टीज आएंगी वो इस सर याद रखिएगा, अगर इन्होंने ठीक डायरेक्शन पकड़ी, ठीक, इन तमाम पार्टीज में से आप देखेंगे कि लोग छोड़ के उसको ज्वाइन नई पार्टीज को। उसकी वजह एक और बताऊं मैं, ब्रीफली अगर सर प्लीज। ब्रीफली, अहल लोग, काबिल लोग मौजूद हैं पार्टीज के अंदर, लेकिन उनकी वुक्कत नहीं है, क्योंकि वुक्कत पाकिस्तान में इस वक्त पैसे की है, और पैसा जैसे भी कमाया हुआ है, इसके ऊपर कोई नहीं है। जैसे भी पैसा आया हुआ है, पैसा होना ठीक है। ये मेरा कंक्लूजन। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, कादर मंदोखेल साहब, मुजम्मल सोहरवर्दी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल अगेन आप लोगों से इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।